अगर आपके ना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस की थोड़ी रूल्स वगैरह समझ में आ गया तो आप आसानी से एक्सपोर्ट कर सकते हो, वरना क्या होगा कि काफ़ी सारे ऐसे रूल्स हैं जिसमें आप अंदर भी जा सकते हो या कंपनी का रेपुटेशन खराब हो सकता है या पेनल्टी पड़ सकती है, तो बहुत महंगे वाले जुगाड़ है। तो क्या होता है ना कि लोकल में अगर आप नए नए बन रहे हो कि हाँ ठीक है डोमेस्टिक में मैं कर ही रहा था, कैसे भी मैनेज कर रहे थे, कोई रूल्स नहीं है, स्पेशली फाइनेंशियल पॉइंट में। देखो क्या होता है ना, डोमेस्टिक में क्या होगा कि मैंने माल दिया, उनको पैसे देने थे, उन्होंने नहीं दिए तो पैसे चले गए, या थोड़े बहुत दिए थोड़े बहुत नहीं दिए, बाकी जो है ठीक है भाई नहीं दिया तो चलो छोड़ो। वो चीज़ें ना आप इंटरनेशनल ट्रेड में नहीं कर सकते हो। अगर ऐसा कुछ होता है विदाउट परमिशन वगैरह तो फिर बहुत बड़ी पेनल्टी पड़ेगी और इसका प्रॉपर फॉलोअप सिस्टम रहता है। तो बहुत सारी रूल्स या जो चीज़ें हैं ना, तो ये थ्रू बैंक ऑपरेट होता है। तो इसलिए जब भी आप बैंक चुनते हो तो एक ढंग का बैंक चुन लेना, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है ना कि कोई बैंक ठीक से प्रोसेस नहीं करता है, या काफ़ी आलस वाले लोग हैं कि कोई मैनेजर ठीक नहीं है या कोई और ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपरली मैनेज करनी होती है। वरना फेमा रोल के अंदर आपकी कंपनी ब्लैकलिस्ट भी हो सकता है, पेनल्टी भी पड़ सकती है। और अगर इसमें क्या होता है ना कि अगर ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, फिर भी जो पैन कार्ड या पैन ब्लॉक होती है ना, या जो भी आईसी ब्लॉक होता है, वो सिर्फ कंपनी का होता है। तो हमेशा रिस्क ये रहता है कि थोड़ा भी गड़बड़ आपने प्रोप्राइटरशिप में कर दिया तो आपका फेमा रोल के अंदर आप मार खाओगे। तो ओवरऑल मेजरली जब आप फेमा के अंदर या मनी के पैसे के मामलों में आप जब काम करते हो ना, तो आपका क्लियरिटी ये होना चाहिए कि मैं माल भेज रहा हूँ, उसी अमाउंट का वो इनवर्ड पैसे आ रहे हैं, और वही जो टाइम लिमिट दिया गया है उसी टाइम लिमिट में आ जाएगा। तो अगर ये आप फॉलो करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको 20 मतलब आज शिपिंग हो गया तो शिपिंग का सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए, तो आपको 21 डेज के अंदर आपको बैंक को रिपोर्ट करना है कि भैया हमने ऐसी वाली एक शिपिंग किया हुआ है और इसका ये वैल्यू है और इसका ये एडवांस आ चुका था और ये बाकी पेमेंट आने वाला है। ऐसे कुछ भी हो सकता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आप इसी फॉर्मेट में दोगे, फॉर्मेट कुछ भी हो सकता है, मगर ओवरऑल मैटर तो यही रहेगा कि भैया मैंने माल कितने का बेचा है, कितना आया हुआ है और कितना आने वाला है, कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पे देखो, अगर फॉरेन करेंसी में जब भी आप काम करते हो, जो भी यूएसडी है इंडियन रुपीज़ के अलावा, इवन जब फॉरेन में आप काम करते हो तो यूएसडी भी मैटर करेगी, मगर इंडियन में जो डोमेस्टिक में आप करते हो वहाँ पे कोई नहीं पूछने वाला, तो आप उसको कैसे भी आप मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है ना, आपका मनी फ्लो कैसा है, फेमा रोल का मेन क्या है ना कि मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होनी चाहिए, हवाला नहीं होना चाहिए, ऑफ द बुक में नहीं होना चाहिए, डबल इन्वॉइसिंग हो जाती है। कभी कभी हम क्या करते हैं ना, तो वो तो दिमाग है ना कि भाई हम लोग थोड़ी जुगाड़ वाले हैं, तो हम क्या करेंगे ना, 10 रुपए का माल 6 रुपए में बेचेंगे और 4 रुपए वहाँ पे बचा लेंगे, क्योंकि अगर वो 10 रुपए यहाँ पे 10 रुपए ही आ गया ना, तो फिर हम क्या करेंगे कि हाँ उसको टैक्स भरना पड़ेगा, टर्नओवर में दिखेगा। तो क्या करते हैं लोग, अलग किस्म के हैं, ड्यूअल बिलिंग हो जाता है, अंडर वैल्यू करते हैं, तो फिर कहीं और से पैसे मैनेज करने के लिए देखते हैं। एक तो फेमा के अंदर फंसोगे, आरबीआई आपका ब्लैकलिस्ट कर देगा, बैंक आपका सारा रिकॉर्ड्स वगैरह फ्रीज कर देगा, उसके बाद आपको ईडी वाले पीछे पड़ेंगे। तो इससे अच्छा क्या है ना, एक ढंग होना चाहिए काम करने का, एक अच्छी बैंक के साथ जुड़ो। अच्छा बैंक का मतलब क्या होता है, एक जब प्रॉपरली रिस्पॉन्स करे, एडी कोड जब अकाउंट ओपन हो जाए तो एडी कोड के लिए इमीडिएटली सपोर्ट करे। कुछ बैंक्स होते हैं कि उनके पैर पड़ना पड़ता है कि एडी कोड की एक लेटर के लिए भी, तो बड़ी थोड़ी वो वाली सिस्टम है उनकी। मगर थोड़ा अच्छा वाला बैंक अगर आप देखोगे जो रेस्पॉन्स कर सकते हैं, काफ़ी बार मैं बैंक बोल रहा हूँ, ब्रांच नहीं बोल रहा। ब्रांच में क्या होता है ना, लोग बदलते रहते हैं, कुछ अनपढ़ भी होते हैं जिनको हमको बोलना पड़ता है एक्सपोर्ट में क्या काम हुआ जाता है। क्योंकि क्या है ना कि छोटे छोटे ब्रांचेस होते हैं टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में, छोटे क्या है, मैं बैंगलोर में भी देख चुका हूँ, काफ़ी ब्रांचेस इतने गंदे हैं जहाँ पे नाम तो बड़ा बैंक है बट ब्रांच इतने गंदे हैं, वो मैनेजर को कुछ नहीं पता, और जो उनके फॉरेक्स हैंडल करते हैं उनको भी बिल्कुल आइडिया नहीं है। तब क्या होता है ना कि उनके हिसाब से आधा अधूरा नॉलेज होता है और बाकी वो हमें फंसा देते हैं। तो इस चक्कर में क्या है ना कि पहले आप अकाउंट जब खोलते हो तो पहली सारी टर्म्स एंड कंडीशंस देख लो कि फॉरेक्स क्या है, फाइनेंशियल्स क्या है, वगैरह वगैरह, उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें आप एडजस्ट करो। तो मिनिमम एक बैंक आपका चाहिए, और वो भी ढंग का बैंक चाहिए। अगर आप मल्टी बैंक अकाउंट खोलते हो, आपका डोमेस्टिक का भी है इंटरनेशनल का भी है, तो इंटरनेशनल के लिए अलग अकाउंट रखो और डोमेस्टिक के लिए अलग अकाउंट रखो, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। मेन आपको देखना है आरबीआई का रूल्स जो होता है ना, ये एडी कोड के थ्रू आपका सारा काम होता है, तो वो हिसाब से आप देख लेना। तो फेमा किसकी चिंता करता है, जो पैसे आने चाहिए वो प्रॉपरली आने चाहिए। अगर आपके पास कोई एडिशनल पैसा है तो उसको प्रॉपरली रिपोर्ट होना चाहिए। अगर एक्सपोर्ट का पेमेंट रियलाइजेशन नहीं होता है तो फिर वहाँ पे
उनको जितने पैसे आने चाहिए ना, तो अगर हम मान के चलो कोई शिपमेंट हो रहा है तो शिपमेंट आपने कर दिया, तो शिपमेंट के सामने आपका इनवॉइस वैल्यू क्या है कि मान के चलो $1000 है, तो $1000 आपके अकाउंट में आ गया और आपने बैंक वालों को बता दिया कि भैया ये पेमेंट आ गया और इसको आप क्लोज करो, उसका ईबीआरसी जनरेट करो, तो पूरी साइकिल खत्म हो जाती है, वहां पे कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर देखो क्या होता है ना कि कोई पेमेंट आया, एडवांस आ गया, बाकी पेमेंट आया नहीं, तो फिर वहां पे आपको तकलीफ आएगी। दूसरा क्या होता है, एक्सपोर्ट पेमेंट रियलाइजेशन हो गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको एडवांस पेमेंट आ रहा है फॉरेन बायर्स के पास से, तो अगर शिपमेंट होना चाहिए था मगर हुआ नहीं, तो आपने क्या किया कि पैसे तो रख के बैठ गया कि भैया उसने तो मुझे एडवांस पेमेंट दिया था, तो उसने बाकी पेमेंट भेजा नहीं, तो मेरा माल तो पड़ गया बीच में, तो इसलिए मैंने उसको रिटर्न करने की क्लॉज मैंने डाला था कि अगर आपने एडवांस पेमेंट दिया और आगे का पेमेंट नहीं दिया, आपने शिपमेंट नहीं उठाया, तो मैं पूरा एडवांस आपको रिटर्न नहीं करूंगा। ये तो आपने क्लॉज में डाला है, बट फेमा रूल के अंदर ऐसा नहीं है। आप उसको रिपोर्ट करोगे थ्रू टू द बैंक, तो फिर बैंक आरबीआई को बताएगा, फिर उसको सेटल करेंगे। अगर वो सेटल नहीं होता है तो पैसे आपके पास बच जाएंगे, उसको रिकॉर्ड प्रॉपरली होना चाहिए। और दूसरा होता है टाइम लिमिट, 21 डेज में बैंक को रिपोर्ट करो, 9 महीने के अंदर पैसे निकलवा के लेके आओ। अगर 9 महीने, सिंपल सी लॉजिक है, बच्चा पैदा हो जाता है, राइट, 9 महीने के टाइम पे अगर आपके पैसे नहीं आए तो फिर बैंक को बताना पड़ेगा कि भाई कुछ गड़बड़ है। आप ये नंबर अगर आप नॉर्मली याद रख लोगे तो फिर पता हो जाएगा कि 9 महीने में बच्चा पैदा होता है, 9 महीने में आपका पेमेंट आने जाना चाहिए। अगर नहीं आया, सिंपल सी बात है, कभी कभी डिफॉल्ट हो जाता है। अभी हम लोग एक्सपोर्ट में काम करते हैं और कभी हमने किसी को क्रेडिट में दिया, तो पॉसिबिलिटी है कि वो पेमेंट ना आए, तो नहीं आएगा तो चलेगा, मगर नहीं बताओगे तो नहीं चलेगा। ये बताना पड़ेगा आपको, जाके बैंक को ना रिटर्न में बोलना पड़ेगा। देखो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में एक चीज आपको सिंपल चीजें रख लीजिए, आप ना कोई भी चीज वर्बली या व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है, जो भी होगा ऑन ईमेल और प्रॉपर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पे ही होगा, तो इतना आपको ध्यान में रखना है। रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंटेशन आप प्रॉपरली मैनेज कर लो तो वहां पे आप सॉर्टेड रहोगे। एक्सपोर्ट कंप्लायंसेस आपको कब मैनेज करनी है, शिपिंग डॉक्यूमेंट हो गया, पेमेंट आपका रियलाइजेशन हो गई, आप बैंक को रिपोर्ट कर दोगे, बैंक आरबीआई को रिपोर्ट कर देगा और आपका ईबीआरसी जनरेट हो जाएगा। ये नॉर्मल टिपिकल सिनेरियो में ना यही ऑपरेशंस होती है। आपने कोटेशन दिया, उन्होंने ऑर्डर दिया, ऑर्डर के साथ पेमेंट आया, पेमेंट के आने के बाद आपने मटेरियल रेडी किया, मटेरियल चला गया, मटेरियल जाने के बाद उनसे जो बैलेंस पेमेंट आनी थी वो आ गया, और आप बैंक को बोलोगे कि भैया ये शिपिंग ऑर्डर है, ये शिपिंग इनवॉइस है, ये शिपिंग बिल है, ये सारा मैच कर रहा है, इसके अकॉर्डिंगली जो पेमेंट आया वो भी मैच कर रहा है, आप इसको सेटल करो। अगर ज्यादा या कम आता है उसको आपको सेटल करना पड़ेगा या एडजस्ट करवाना पड़ेगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कम भी नहीं आना चाहिए, ज्यादा भी नहीं आना चाहिए। अगर एडवांस भी आया तो भी बैंक को बताना पड़ेगा, अगर एडवांस नहीं आया तो भी आपको बैंक को बताना पड़ेगा, अगर ऑर्डर कैंसिल भी होता है तो भी आपको बैंक को बताना पड़ेगा। बैंक आपका मेन पार्टनर रहेगा यहाँ पे, क्योंकि आप डायरेक्टली आरबीआई को नहीं जा सकते हो, तो ये आपको क्लियरली ध्यान में रखिए। तो पेमेंट रियलाइजेशन जब पैसे आ जाते हैं, टाइमली आ जाती है और प्रॉपर ऑथोराइज चैनल पे आना चाहिए। काफी बार क्या होता है ना, ये कुछ पार्टनर्स है आज के टाइम पे, कुछ लोगों को हम लोग बोलते हैं पार्टनर्स, बैंकिंग पार्टनर्स। क्या होता है ना, बैंक से अगर आप पैसे लेते हो, थोड़ी उनकी मार्कअप फीस है, वो थोड़ी प्राइस बढ़ाते हैं, वो थोड़ी प्राइस वो ठीक से नहीं देते हैं, तो क्या होता है ना, हम लोग एक थर्ड पार्टी को लेते हैं, ये जो काफ़ी सारे पे के नाम से मिलते हैं। एग्जैक्टली नाम नहीं लेना चाहता मगर काफ़ी सारे पे मिलेंगे आपको, मतलब इंटरनेशनल पेमेंट में ना जो भी आप काम करते हो उसका पे एक पे वाला होता है, डैश पे, ये वाला कंपनी का नाम होता है। मगर इन कंपनीज के साथ आप जब काम करते हो तो आप कम से कम इतना देख लेना उनका एडी ऑथराइजेशन है या नहीं है आरबीआई के साथ। अगर नहीं है तो उसका रूटिंग जो होगा ना, अगर वहां पे आपका फॉरेन करेंसी एडजस्ट नहीं होता है, अगर वो ऑथोराइज डीलर नहीं है, तो आप बहुत बुरी हाल पे फंस सकते हो। काफ़ी लोगों की डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती है, ये हमने फेस किया हुआ है। तो ये सिचुएशन आप दोबारा मत फेस करिए, क्योंकि जो भी अगर आपको पैसे बचाने के चक्कर में बैंक वाला ज़्यादा चार्ज करेगा, ये लोग कम चार्ज करेंगे, इसके चक्कर में आपने शिपमेंट तो करा दिया बट रूटिंग इनसे कराया और बाकी सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स का फ्लो नहीं आप मैनेज कर पाओ, तो फिर दिक्कत आ सकता है। तो प्लीज़ इसका रियलाइजेशन प्रॉपरली ध्यान में रखिए। पैसे तो आ गए मगर सही ढंग से नहीं आए तो फिर भी उसको इलीगल माना जाता है। तो आप ये जो रूल्स है ना, बहुत अच्छे भी है, बुरे भी हैं। अगर आपने फॉलो कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर इसको थोड़ा भी ऊपर नीचे आपने छोड़ दिया ना, कहीं पे लूप होल छोड़ दिया, तो ये आपकी गले का फंदा बन जाएगा, फिर बाद में आपको दिक्कत होगी, राइट। तो एडवांस में क्या होता है, आपको फुल पेमेंट लेने के अलाउड है, पार्शियल पेमेंट लेना अलाउड है, फिर एडवांस ले सकते हो। अगर मगर क्या है ना, जब भी आप कुछ भी करते हो ना, बैंक को इन्फॉर्म करो। अगर ये ऑर्डर्स कैंसिल भी होते हैं तो बैंक को इन्फॉर्म करो।
अगर कहीं पे मैंने ये बोला है कि भैया मैं टी शर्ट बना रहा हूँ, आप मुझे एडवांस पेमेंट दे दो, मैं प्रोडक्शन शुरू करता हूँ। अभी मैंने प्रोडक्शन शुरू कर दिया, आधा काम हो गया, अभी वो बाकी का पेमेंट जो होता है ना, ये स्लैब के बाद स्लैब बाय ड्यूरेशन में मैंने पेमेंट मांगा था, तो उन्होंने दूसरी पेमेंट दिया नहीं, तो मैंने उनको काफ़ी सारे मेल भेजा। तो उसके बाद एक लिमिट के बाद क्या होता है ना कि मैं बाकी का तो खर्चा मैं अपनी जेब से तो नहीं डालने वाला, तो मैं क्या करता हूँ कि ऑटोमेटिकली मैं ऑर्डर रोक देता हूँ और उसको बोलता हूँ कि भैया देखो, अगर तुम्हारी रिस्पॉन्स इतनी देर तक नहीं आया तो मैं इस ऑर्डर को कैंसिल मानूंगा। तो हमने कम्युनिकेशन भेज दिया, वही कम्युनिकेशन हम बैंक को भी भेजते हैं, बैंक को भी बता देते हैं भैया देखो, हमने ये मेल लिखा था, आपको भी सीसी रखा था, मगर इन्होंने अभी तक कोई रेस्पॉन्ड नहीं किया है, तो इसका मतलब ये है कि ये ऑर्डर अभी कैंसल्ड है, और जो एडवांस मिला है वो हमारे हक से है, क्योंकि हमने यही क्लॉज अग्रीमेंट में भी लिखवाया था, तो उसके अकॉर्डिंगली आप उसका पैसे रोक सकते हो। तो ये आपका मेन बेनिफिट रहेगा, मगर आपके मनमानी से नहीं होगा। जैसे आप क्या हो गया ना, मैंने माल दिल्ली भेजा और वहाँ पे कोई पार्टी मेरा माल भी खा गया, पैसे भी नहीं दिए, और मैंने बोला यार ठीक है, कहाँ दिल्ली का चक्कर काटूंगा मैं, जाने दो। तो ये जाने दो आप एक्सपोर्ट में नहीं कर सकते हो। जाने दो का मतलब परमिशन लेनी पड़ती है, बैंक को भी बोलना पड़ेगा, बैंक से रिपोर्ट करवानी पड़ेगी, फिर आरबीआई जाएगा, फिर आरबीआई वाले अप्रूव करेंगे कि भैया हाँ ठीक है जाने दो, आपका पैसे फंस गए। मगर ये आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड, आईसी कोड जो हम बोलते हैं ना, उस पर एक काला धब्बा है। इसका मतलब ये है आपको ढंग से एक्सपोर्ट करने नहीं आया। अगर ऐसे एक दो बार हो गया ना तो आपका आईसी कैंसिल हो जाएगा और आप जिंदगी में कभी एक्सपोर्ट में काम नहीं कर सकते हैं। तो जब भी आप ऐसे कुछ चीज़ों में काम करते हो तो ढंग से प्लान आउट करिए, और बैंकिंग पार्टनर्स को स्पेशली साथ में रखना है। और दूसरे, बैंक कैसे भी हो, ब्रांच अच्छा होना चाहिए। अगर ब्रांच ठीक नहीं है, लोग ठीक नहीं है, जिनके साथ आपका दिन भर की बात होती है, मैनेजर है, बाकी लोग हैं, एडी कोड निकालने के लिए जो महीने भर लगा देते हैं, वो लोग आपका रिस्पॉन्स नहीं कर सकते हैं, उनकी हैसियत में नहीं है काम करना। तो इन दैट केसेस आप बैंक चेंज करोगे, या उनके साथ जब भी आप कम्युनिकेट करोगे दैट इज थ्रू ईमेल। उनके बारे में अगर कंप्लेंट भी करनी है, उनके ग्रेवेंस सेंटर है, वहां पे जाके भी आप कंप्लेंट कर सकते हो। मगर इतना ध्यान रखना है, जो भी चीज़ें होती है ना व्हाट्सएप पे होगा, ना वर्बल होगा, ना अगर कोई मैनेजर को मैं मिलने गया, उसने बोल दिया नहीं नहीं रोहित भाई ठीक है ये इशू हम लोग देख लेंगे। कुछ भी नहीं देखना होता है, लिखित में लेना होता है, तब बैंक आरबीआई आपको मानेगा। देखो, जो भी फेमा का रूल के अंदर जो दिक्कत आती है ना, ये कभी बैंक वालों को नहीं आएगा, ये सीधा एक्सपोर्टर्स जो इंपोर्टर्स हैं इन्हीं को ही तकलीफ आएगी। आपको प्रॉपरली मैनेज करना होगा, जब पैसे आ रहा है या जा रहा है, किस चीज़ में जा रहा है, किस चीज़ में आ रही है, और किस रूट से पैसे आ रहे हैं, ये प्रॉपरली आपको फंक्शनैलिटी मैनेज करना है, वरना आप बहुत बुरी हाल पे फंस सकते हो। अगर इसमें फंसोगे तो फिर आपका पूरा कंपनी का रेपुटेशन डूब जाएगा, आप ब्लैकलिस्ट हो जाओगे, और दूसरा आपने इतने टाइम पे कितना भी मेहनत करके आपने कंपनी खड़ा किया हो वो सब चला जाएगा। तो आपका पैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कैसे आएगा ये भी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ पैसे लाना एक ही मकसद नहीं है, पैसे कैसे आएगा वो भी आपको प्रॉपरली प्लान करना पड़ेगा। तो ये जो बैंक्स है ना, इनको प्रॉपरली आप ईमेल पे रखो। इनकी क्या होता है ना, ब्रांच के ऊपर जोनल होता है, फिर एक क्लस्टर होता है। अगर ब्रांच वाला नहीं मान रहा तो जोनल वाले को पकड़ो, जोनल वाला नहीं मान रहा है तो क्लस्टर वाले को पकड़ो। किसी ना किसी, वो क्या होता है ना, इनको ना लात मार के काम कराना पड़ता है। सॉरी फॉर द बैड लैंग्वेज, मगर ये है ऐसे। कुछ बैंक्स डिजर्व करते हैं, क्योंकि उनकी प्रोफेशनलिज्म क्या होती है ना, मौत आ जाती है उनको कि काम करने के टाइम पे। यहाँ पे हमारी सारी पैसे, हमारी मेहनत, देखो एंड ऑफ द डे बैंक भी कमा रहा है हमसे, ऐसा नहीं कि वो फ्री में कोई चैरिटी हमको कर रहा है। मगर जब हम बैंक से हमसे कमा रहा है, जब हम कोई सर्विस मांगने जाते हैं वो भी अगर ढंग से नहीं देते ना, तो फिर वहाँ पे आती है दिक्कत। तो ऐसे बैंक या ऐसे ब्रांचेस अगर प्रॉपरली सपोर्ट नहीं करते हैं, तो उनकी हेड ब्रांचेस या उनकी ग्रीवेंस है, फिर आरबीआई है, डायरेक्टली उनको रिपोर्ट करके आप उनकी जो भी इश्यूज है उसको सॉल्व कर सकते हो। बट इसका पीछे पड़ के काम कराना काम आपका है, ये बैंक का जिम्मेदारी नहीं है, इतना ध्यान में रखो। तो यहाँ पे क्या होगा कि बायर ने डिफॉल्ट कर दिया, डिफॉल्ट का डॉक्यूमेंटेशन रहेगा, अगर कैंसल्ड है तो कैंसिल नोटिस रहेगा, फिर वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप मिला के क्या करोगे, बैंक को ईमेल कर दोगे कि भैया हमारा इस ट्रांजैक्शन में ऐसा ऐसे हुआ है, और इस चीज़ की वजह से हमारे पैसा एक्स्ट्रा आया हुआ है या पैसे आएंगे नहीं। तो इसका अप्रूवल के लिए आप उसको राइट ऑफ या उसको सेटल करने के लिए आप बोल देना। तो उसमें क्या होगा कि फिर वो आरबीआई को लिखेंगे, वो आरबीआई वाले ट्रैक करके देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हुई है, तो फिर उसके बाद उसका जो करना है वो कर देंगे। मगर अभी ऐसा बार बार होने लगा तो फिर ऑब्वियसली आपके ऊपर थोड़ी वो डाउट भी आएगा, वो स्क्रूटनी भी करेंगे, देन ऑडिट के ऊपर आपको पता चल जाएगा कि आपका इशू कहाँ पे है। ऐसा है तो फिर आपको ब्लैकलिस्ट कर देंगे, तो फिर उसके बाद आप एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते।
तो आरबीआई की जो काफ़ी लोगों को लगता है ना सर हम छोटी कंपनीज है, कौन ध्यान देता है, सब पे ध्यान देता है। छोटी कंपनीज ही गलतियां करती है और छोटी कंपनीज ही फंसती है, बड़ी कंपनीज नहीं फंसते हैं, राइट। अगर आपको डाउट है तो जितने इंडिया से भाग चुके हैं तो उनका देख लेना एक बार, कोई भी वो बड़ा आदमी जो बड़ा था पहले जो पैसे लेके भागा है वो कोई ऐसे नहीं फंसा है। फंसते तो हमारे जैसे लोग हैं, हम और आप जैसे लोग, तो वो थोड़ा ध्यान रखो। तो इसलिए क्या है ना, रूल्स फॉलो कर लेना, आपको दिक्कत नहीं है। तो आरबीआई का जो ये होता है एक प्रॉपर अथॉरिटी होती है, उसके ऊपर आपका ध्यान रहना चाहिए। अगर कहीं पे कोई गड़बड़ हो गया फीमा रूल के अंदर आप अंदर फंस सकते हो। इसके बाद आता है रेमिटेंस, उसके बाद आता है ईबीआरसी। अगर आपने प्रॉपरली ईबीआरसी क्लोज नहीं किया, मतलब क्या है ईबीआरसी का सिंपल मतलब है कि बैंक के पास हमारा जो ट्रांजैक्शन हुआ था उसका पैसा आ गया, तो बैंक को बोलना पड़ेगा कि भैया देखो हमारे सारे पेमेंट आ गए, ये इनवॉइस है, ये शिपिंग बिल है और ये हमने सारे एक्सपोर्ट कर दिए और इसको अभी सेटल करो। वो सेटल करके जो निकालते हैं ना फाइनल कॉपी, उसको बोलते हैं ईबीआरसी, बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट। मतलब आपने जो माल भेजना था वो भेज दिया, जो पैसे आने थे आ गए और ये अभी क्लोज है। अगर ये कौन करेगा, आपको करना पड़ेगा, मगर किससे कराओगे, बैंक से कराओगे। बैंक की ऑटोमेटिक जिम्मेदारी होती है, बट हाँ फिर भी कुछ बैंक होते हैं अपनी मर्जी से करने वाले, कुछ गवर्नमेंट होते हैं, कुछ प्राइवेट वाले गवर्नमेंट होते हैं। तो होते तो प्राइवेट बैंक है मगर एटीट्यूड सारे गवर्नमेंट के रखते हैं, तो फिर क्या ही कर लोगे, राइट। तो इसमें आपको क्या होता है ना, बैंक कैसे रिस्पॉन्ड करता है। तो वर्बल फॉलोअप्स कोई वैल्यू नहीं है। वर्बल मतलब जबान से जब आप बात करते हो ना, आप जाके उसको ना बोलोगे कि बैंक मैनेजर इसमें बताओ आप कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है, वो बोलेगा मैं देख लूंगा, नहीं। जो भी है उसको मिल के आओगे, जो भी बातचीत हुई है उसको ईमेल में रिकॉर्ड करो, उसको बोलो मिनट्स ऑफ मीटिंग्स या मिनट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो भी है उसको लिख के ना उसको ईमेल डालो कि भैया देखो हमारी ये बातचीत हुई है और ये हमने रिपोर्ट कर दिया। इसके बाद हमारी जिम्मेदारी नहीं होती, वो बैंक की जिम्मेदारी होती है। उसके कुछ दिनों के बाद उनको बोल देना कि कितने दिन में ये फॉलोअप है। तो काफ़ी सारे मैं आगे जाके मैं बताता हूँ कि ईमेल में फॉलोअप्स कैसे ट्रिगर करते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, तो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट वाले नहीं करते हैं। अगर आपको ढंग से फॉलोअप करना आता है तो फिर वो भी हो जाएगा, राइट। मगर एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ये पूरी ट्रेडिशनल मतलब ये प्रोफेशनल बिजनेस है। आपको जो भी चीज़ें होगा एक प्रॉपर कम्युनिकेशन तरीका है, उसी तरीके के हिसाब से आपको बात करनी है। कहीं पे आप ये नहीं होगा कि पैसे फंस गए मतलब आप उनको ऊपर गुस्सा दिखा रहे हो, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं तो वो कहानी बना रहे हैं तो फिर आप उसको जाने दोगे, ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉपरली आपको जो भी रहेगा ये आपको ईमेल थ्रू रिकॉर्ड करना है। अगर उनसे रिस्पॉन्ड नहीं आती है तो उनके ग्रेवेंस जो भी है, उनके हेड ऑफिस है, उनके कंप्लेंट सेंटर है, वहाँ पे जाके उनको ईमेल लिख दो। अगर उसके बाद भी रिस्पॉन्स नहीं आती है तो आरबीआई जिंदाबाद है, उससे हम कुछ नहीं कर सकते। देखो इंडिया में क्या है ना कि हम किसी को बोल सकते कि क्या करना है, उसके बाद अगर वो करे या ना करे और वो हमारे एम्प्लॉयज भी नहीं है तो फिर वो बैंक देख लेगी जैसे भी है, राइट। तो ये क्लियरेंस एक्शन है। तो यहाँ पे अगर कोई गड़बड़ी होती है, एडजस्टमेंट करना है, राइट ऑफ करनी है। राइट ऑफ मतलब नहीं आएगा पैसा, खत्म हो गया, डूब गया पैसा, इसको अभी खत्म करो। एडजस्ट क्या होता है कि एडवांस आ गया, थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा आ गया। अभी क्या होता है ना, $1000 आने चाहिए थे मगर अभी एक बार मुझे 800 आया, दूसरे बार में मुझे 800 आया। अभी 800 $1000 के बीच में दो पेमेंट कैसे आ गए। एक्चुअली 1000 आना चाहिए था, 800 आया मतलब 200 आना चाहिए था, मगर यहाँ पे तो 1600 हो गया। तो अभी क्या होगा ना कि 1000 का जो है ना इस इनवॉइस पे सेटल करोगे और बाकी 600 जो है वो बाकी नेक्स्ट ऑर्डर के लिए एडवांस पेमेंट रहेगी। ये प्रॉपर क्लियरली आपको रिटर्न में बैंक वालों को बताना पड़ेगा और उनको उसी हिसाब से रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, तभी आरबीआई में प्रॉपरली ये सेटल होगा। वरना क्या होगा कि यहाँ पे एक्स्ट्रा दिखेगा, कहीं पे कम दिखेगा, आपका बुक सेटल नहीं होगा, फिर सारे ईबीआरसी नहीं निकलेगी। ईबीआरसी अटकेगी तो मतलब पूरी आपका साइकिल अटक गया। जितने आपके पेंडिंग ईबीआरसीज है तो वो आपका फांसी का फंदा बन जाएगा बाद में, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या मेंटेन करना है, कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं कि शिपमेंट हो गया मैं खुश, पैसे आ गए तो खत्म, नहीं। ये 5 से 6 साल 10 साल तक भी आपके पीछे पड़ते हैं। तो कभी भी कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप लेते हो जिसमें डॉक्यूमेंट वगैरह मैनेज करते हो, उसको कभी बंद मत करना। अगर बंद भी करते हो तो सारे डॉक्यूमेंट डाउनलोड करो, उसको प्रॉपरली एक फाइल में अपलोड करो, एक क्लाउड में मेंटेन करो, क्योंकि हार्ड डिस्क वगैरह कुछ जल गया, कुछ खराब हो गया तो चला जाता है। बट एंड ऑफ द डे आपको ये प्रॉपरली मेंटेन करना पड़ेगा, वरना आपका पूरा फंस जाएगा। तो इसमें क्या होता है, आईसी कोड हो गया, अग्रीमेंट हो गया, प्रोफॉर्मा इनवॉइस हो गया, फाइनल डॉक्यूमेंट्स हो गए, शिपिंग बिल हो गया, बिल ऑफ लीडिंग हो गया, एयरवे बिल हो गया, ईबीआरसी हो गया, बैंक की जो ईमेल्स और अप्रूवल्स, ये दोनों का ईमेल ट्रेल। ऐसा नहीं कि एक बार ईमेल ट्रेल क्या होता है कि हमने एक ईमेल भेजा, उनका एक रिप्लाई है, फिर दोबारा हम लोग ईमेल नया लिख रहे हैं, नहीं। एक ही ईमेल के नीचे जो रिप्लाई खेलना होता है ना, वो उसी पे ही करना होता है, दोबारा नया मेल नहीं लिखना होता है। अगर लिखा है तो फिर उसका अलग से प्रिंट आउट निकाल के रख दो।
नॉर्मली क्या वायलेशंस होती है, जब एक्सपोर्ट हो जाता है तो पेमेंट आती नहीं है, अगर पेमेंट आ गई तो उसके कोई बताता नहीं है, अगर एक्सपोर्ट हुआ भी है तो भी बैंक को कोई रिपोर्ट नहीं करेगा। काफ़ी बार क्या होता है कि इनवॉइस सेटलमेंट या जो भी एडजस्टमेंट होता है वो हम लोग करते हैं कि 600 तुमने बैंक को ट्रांसफ़र किया, ठीक है मेरा भाई वहाँ पे है, उसको $400 दे दो। ऐसा नहीं होता है, जो भी है वो बैंक के सिस्टम से ही आना पड़ेगा। भले ही आप उधर गए हो, उस हाथ से पैसे दे भी रहा है, वो नहीं लेना है, क्योंकि वो तरीका नहीं है बिजनेस करने का। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस सारा सब कुछ बैंक थ्रू ही ऑपरेट होता है, ध्यान में रखो। इसमें कहीं पे भी जाके आप आगे फंसोगे तो फिर कंसल्टेशन के लिए आ जाना, उसके ऊपर आपको बाहर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होंगे। तो रूल्स फॉलो करोगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं फॉलो होता है, कहीं पे गलती हो जाती है, तो ठीक है हम बैठे हैं आपको निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बैंक की जो कम्युनिकेशंस है, अगर बैंक आपको कुछ पूछता है तो प्लीज़ बैंक को रेस्पॉन्ड करिए। इसलिए काफ़ी बार क्या होता है ना, बैंक ना जब आप एक्सपोर्टर बोलते हो ना तो बैंक भी थोड़ा बहुत हिचकिचाता है कि यार हमारे हैसियत में नहीं है, हम कैसे आपको सर्विस देंगे। तो ये वाला फीलिंग उनको अंदर से तो आ जाता है, बोलते तो नहीं है बट वो है, ठीक है। तो इंटरनल राइट ऑफ विदाउट आरबीआई अप्रूवल नहीं कर सकते हो, तो इतना ध्यान में रखो, जो भी आपको बैंक को बताना पड़ेगा। इसके बाद है पेनल्टी रिस्क। जो इनवॉइस वैल्यू है उसका 3 गुना आपका पेनल्टी लग जाएगा, तो क्या कर लोगे? मतलब $1 लाख का अगर आपको पेनल्टी पड़ा है, मतलब इनवॉइस वैल्यू है उसका 3 गुना फाइन, मतलब क्या ही करोगे यार, बिजनेस ही क्या कर सकते हो, राइट। तो डेली पेनल्टीज होती है, ड्राफ्ट होता है, जो अग्रीमेंट यूज होता है, इवन जब आप पार्टीज के बीच में अग्रीमेंट करना होता है और जो क्लॉजेस आपको फाइनल करनी है, ये एडवोकेट से लिखवाओ, चैट जीपीटी से नहीं चलेगा। चैट जीपीटी एक हद तक आप मान सकते हो, मगर ये लीगल डॉक्यूमेंट नहीं होता है ना, अगर ये प्रॉपर एक एडवोकेट या लीगल जो एडवाइजर्स होते हैं उनके थ्रू अगर ये अग्रीमेंट प्रिपेयर नहीं हुआ है ना, तो कहीं ना थोड़ी फ्लॉज कहीं पे बच जाती है, तो फिर उसके बाद आप फंस सकते हो। बस एक बार का खर्चा है, एक बार किसी एडवोकेट को ना, किसी भी नहीं, मतलब जो इंटरनेशनल ट्रेड में काम करते हैं उनको देके आप एक बार अग्रीमेंट बनवा लो और वो अग्रीमेंट को आप फॉरवर्ड कैरी करो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ नाम बदलना होता है, बाकी सारा प्रोडक्ट कंटेंट सारा सेम रहेगा, पेमेंट टर्म आप डिसाइड कर सकते हो, तो थोड़ी थोड़ी गैप्स रहेगी, वो आप थोड़ा चेंज करके उसको एग्जीक्यूट करो। अगर उसके कोई भी क्लॉज आप निकालते हो या ऐड करवाते हो तो फिर अगेन आपको पास एडवोकेट के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि आप डायरेक्टली डिसाइड नहीं कर सकते हो, क्योंकि कुछ चीज़ें नहीं होती है प्रैक्टिकली बिजनेस में। अगर बिजनेस में तो आपने लॉजिकली डाल दिया, मगर वो लीगली या बिजनेस वाइज या कंप्लायंस रूल्स वाइज ना वो मैच नहीं करता, तो भी दिक्कत हो सकता है। गोल्डन रूल है, जब भी आप कोई भी पेमेंट करते हो तो उसका प्रॉपरली ट्रैक रखो। प्राइमरी एक एडी कोड बैंक होना चाहिए, मल्टी एडी कोड मत करो, क्योंकि हर एक शिपमेंट के लिए एक एक बैंक का रूटिंग रखना, उसका ट्रैक रखना पॉसिबल नहीं है, और किसको ईमेल रख रहे हो उसका क्या दिक्कत है। और हमेशा ये ध्यान में रखना, अगर कोई कांड हो जाता है, कांड का मतलब ये है कि पैसे फंस गए, कुछ भी एग्जीबिशन या राइट ऑफ करवानी है, जब पहली ईमेल आपका गया हुआ है बैंक को, उसका प्रिंट आउट निकाल लेना। वो बाद में कुछ भी हाथ खड़े कर सकते हैं, मगर आपकी जो पहली ईमेल है, जो भी ऑफिशियल ब्रांच मैनेजर उस टाइम का है और जो उनकी कस्टमर केयर की है, वहाँ पे प्रॉपरली अगर आप लिख दोगे तो वो यहाँ से नहीं भाग सकते हैं या वो हाथ नहीं खड़ा कर सकते हैं। तो इतना ध्यान रखो। इसमें ईमेल लिखते हो तो थोड़ी बहुत बैंक जिम्मेदारी लेना चाहिए, और जिम्मेदारी लेते भी है, क्योंकि वो ऑफिशियली रिकॉर्ड होता है, उसी को आप आगे भेजोगे तो उनकी नौकरी भी जा सकती है। तो काफ़ी बार वो होता है कि एक लीगल राइट्स होता है। सर अगर वो ब्रांच मैनेजर ने नौकरी छोड़ के दूसरे बैंक ज्वाइन कर लिया, देखो बैंक आप चेंज करो, कुछ भी करो, उनके पीछे भी पड़ा रहेगा कि अगर आपने किसी बैंक में काम किया है, अगर वो लीगल इश्यू आ गया तो फिर आप पुराने बैंक में भी अगर किसी एम्प्लॉय का कुछ भी गड़बड़ हुआ है वो भी फंसेंगे। तो उसका कोई इतना लाइटली आप मत लीजिए, जो भी रहेगा वो सॉर्टेड रहेगा। तो कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई जुगाड़ नहीं है, जो भी रहेगा रिटर्न में रहेगा। अगर कोई बोलता है कि अरे छोड़ो मैं मैनेज कर लूँगा, मैं एडजस्ट करवा दूंगा, कुछ एडजस्ट नहीं होता है, सब कहानी है। जब उनके ऊपर आती है तो वो हाथ खड़ा कर देते हैं, फिर आप ही फंसोगे, इतना ध्यान रखो। शिपमेंट, अगर एक्सपोर्ट का वैल्यू और शिपमेंट इनवॉइसेस दोनों मैच नहीं कर रहे तो भी तकलीफ है। अकाउंटिंग और फेमा कंप्लायंसेस मैच नहीं होता है तो तकलीफ है। कॉन्ट्रैक्ट और आरबीआई रूल्स या आरबीआई अप्रूव नहीं होता है तो भी तकलीफ है। आप कुछ भी करके जो भी वे ऑफ करना है कर दिया, सेटल कर दिया सब कुछ, हाँ ठीक है जाने दो, इतना सब करने के बाद आपने उसको सेटल करके चुप हो गए तो वो भी गलती है, वो भी वायलेशन है। आप ऐसे चुप नहीं हो सकते हैं। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉपरली प्रोटेक्शन रखिए, वरना फिर आपका बिजनेस खराब हो सकता है। तो यहाँ पे मेन लाइन ये है कि अगर यहाँ पे पैसा कमाना एक ही नहीं है, कैसे कमा रहे हो और किस तरीके से आप उसको मैनेज कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे अगर आपने कहीं पे कोई गड़बड़ी हो गई, कुछ गलत हो गया, उसके इश्यूज भी आएंगे, उसके कंप्लायंसेस भी, कॉम्प्लिकेशंस भी आएगी, और उसके ऊपर आगे जब आप काम करते हो ना, वहाँ पे
थोड़ा बहुत वो दिक्कत आना शुरू हो जाता है। तो थोड़ा संभाल के जब भी आप काम करते हो ना, थोड़ा ये एक बेसिक कॉमन सेंस वाली काम है कि मैं करूं या ना करूं, मुझे पता नहीं है तो कंसल्टेशन बुक कर लो, थोड़ा पूछ लो जिनको आता है, या बैंक के पास चले जाओ, उनसे अच्छा कोई और नहीं है। अगर वो लोग गलत कुछ गाइडेंस करते हैं तो उनकी जोनल मैनेजर या कोई और फॉरेक्स डिपार्टमेंट में पूछ के देखो, तो ये ओवरऑल आपको बेनिफिट मिलेगा। तो फेमा के अंदर ये बहुत बोरिंग है, लॉ पूरा पढ़ नहीं सकते हैं, बट ओवरऑल इतना ही है, जिसको बिल दे रहे हो उसी से पेमेंट आना चाहिए, जितने का बिल दे रहे हो उतने ही पेमेंट आना चाहिए। जो बिल और पेमेंट आ गया तो फिर जाके बैंक को बता दो, भैया देखो मेरा ये शिपमेंट हुआ था और ये पेमेंट है, इसको रिकॉर्ड करो, खत्म। तो अगर ये आपके देखो, अगर आप अपने डॉक्यूमेंटेशंस और रूल्स कंट्रोल नहीं करते हो तो फिर फेमा आपका पूरा बिजनेस संभालने वाला है। तो इसमें पूरी पीस ऑफ माइंड भी चला जाएगा, पैसे भी अटक जाएंगे, जो बैंक में पैसे आए थे वो भी फ्रीज हो सकते हैं। तो अगर प्रोप्राइटरी है तो फिर पूरा ही अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों से अवॉइड करिए। अगर कोई मदद चाहिए होगा तो नीचे काफ़ी सारे लिंक्स हैं, तो वो यूज़ करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अगर आप सीरियसली एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में मदद चाहिए, तो हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे हैं, वहाँ पे आप ढूंढ के कॉल कर लीजिए, बात करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।